हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ कवि पीएल मेघ जी जुड़े हैं। पीएल मेघ जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और साथ ही इन्होंने इनकी काव्य यात्रा कब से प्रारंभ की और किसकी प्रेरणा से की। आइए बात करते हैं पीएल मेघ साहब से। पीएल मेघ साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार साहब। पीएल मेघ साहब, आप कहाँ से हैं? शिक्षा कहाँ से हुई आपकी और कब से आपने जो आपका काव्य लेखन है वो शुरू किया और इसके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? देखिए सर, जो मेरा गांव है वो बूंदी ज़िले में कापरेन के पास अडाना गांव है और वहीं से मैंने प्रारंभिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है वो वहीं से प्राप्त की। इसके बाद कापरेन रेलवे स्टेशन से मैंने उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। फिर मैं जो सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल कापरेन में मैंने जो सीनियर की वहाँ से, और फिर मैं कॉलेज बूंदी में मैंने बीए किया और फिर उसके बाद एमए हिंदी व संस्कृत से मैंने एमए किया, हिंदी से नेट किया और वर्तमान समय में जो है मैं अध्ययन और अध्यापन का कार्य करता हूँ। जब बात आती है कि शिक्षा की तरफ, ये जो साहित्य की तरफ किस प्रकार से मेरा जुड़ाव हुआ, तो हमारे गुरुजी थे प्रेम जी मेघ। तो प्रारंभ में जब मैं उनके पास सीनियर तक पढ़ा तो पढ़ते हुए जब कविताएं करते थे तो ये बात धीरे धीरे मेरे मन में भी आई कि क्यों नहीं अपनी भी इस तरह की कविताएं कर सकते हैं। और उस चीज़ को मैं जब वहाँ से कविताओं को देखता था, फिर बाद में जब मैंने हिंदी साहित्य खुद ने पढ़ा, साहित्य से रूबरू हुआ, उसको जाना, तो ये चीज़ें धीरे धीरे जब मैंने पढ़ने के बाद समाज की विसंगतियों को देखा और उसको ऑब्जर्व करने के बाद मैंने उसे साहित्य में रेखांकन करना शुरू किया। फिर मुझे बाद में हमारे जो रोटेदा गांव है पास में, वहाँ के वरिष्ठ साहित्यकार है देवकी दर्पण जी, उनका जो सामीप्य मिला, उनका सामीप्य मिलने के बाद फिर उनसे प्रेरित हुआ। उन्होंने हमें प्रेरणा दी, मुकेश जी गौतम, जगदीश जी भारती जिसे साहित्यकार मिले, इनके माध्यम से भी मैं प्रेरित हुआ। काव्य गोष्ठियों में गया, जैसे रोटेदा गांव में पास में तो चंबल नदी के किनारे पर अच्छी काव्य गोष्ठी होती थी और इस प्रकार से अगर कोई त्रुटि भी होती तो ये हमें सुधार करने के लिए कहते कि आपकी यहाँ त्रुटि हैं, और उन सबसे सीख करके इस प्रकार में काव्य यात्रा मेरी प्रारंभ हुई। पीएल मेघ साहब, जो आपके कापरेन क्षेत्र में जो आपके साहित्यकार पहले बिखरे हुए थे, तो कुछ जो वरिष्ठ साहित्यकार जैसे आप बता रहे हो देवकी दर्पण जी, तो इन लोगों ने प्रयास करके आप सबको एक माला में पिरोया, ऐसा मानते हैं आप लोग? बिल्कुल सर, मानते हैं हम। मतलब साहित्य रचना तो करते थे लेकिन कहीं ना कहीं एक मंच नहीं मिल पा रहा था, और मंच नहीं मिल पाने की वजह से बस अपनी साहित्य रचना कर लेते थे। उसको कहाँ जा कर के सुनाइए, किन से बात करें, विचार विमर्श करें साहित्य के ऊपर। तो जैसे देवकी जी ने इसके लिए अहम काम किया और उनके माध्यम से हम जुड़े, छोटे छोटे मंच जो हमें मिले, और इस प्रकार से हम इस बात को मानते हैं कि उन्होंने ये काम किया साहित्य के प्रति, और सराहनीय काम है। पीएल मेघ जी, जब आप साहित्य सृजन करते हो, यानी अपनी रचनाएं लिखते हो, और जब किसी काव्य गोष्ठी में आप जाते हो, तो आपसे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं वो आपकी लेखनी पर ध्यान डालते होंगे कि आपने अच्छा लिखा या गलत लिखा, या इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए। उसमें आपके जो काव्य लेखन में कितना सुधार आपको देखने को मिला? देखिए सर, जो जब हम काव्य रचना करते और उनमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सुधारात्मक हैं, तो त्रुटि जो हैं तो साहित्यकार जो बड़े हैं वो हमें बताते हैं कि आपकी ये त्रुटि है इसमें, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल निसंकोच स्वीकार करता हूँ कि अगर अपन त्रुटि हो गई तो उसमें सुधार करना चाहिए, और जब हम सुधार करेंगे तभी अपनी गलतियाँ धीरे धीरे समाप्त होगी। जैसे एक बार CL सांकला जी जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उन्होंने कहा कि आपकी जो ये शब्द आपने बोला तो ये
थोड़ा यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, और मैंने उस चीज़ को स्वीकार किया और फिर उसमें सुधार किया। बिल्कुल, यानी वरिष्ठ साहित्यकार जो सुधारात्मक कदम लाते हैं तो अपना काव्य सृजन अपने आप प्रकाशित हो जाता है। बिल्कुल साहब। पीएल मेघ साहब, आपने पहली रचना कहाँ पढ़ी थी? पहली रचना मैंने जो अपनी है वो हमारे कापरेन के ही जो छोटा मंच होता है वहाँ पे, जहाँ पर हमारे क्षेत्रीय जो साहित्यकार थे उन सबके सामने प्रेम जी मेघ के सानिध्य में वो रचना मैंने पहली पढ़ी थी। तो पीएल मेघ जी, आप जब पहली बार रचना काव्य पाठ आपने शुरू किया, सामने श्रोता होते हैं, हाँ, तो उस समय कैसा आपको पहली बार एहसास हुआ, कैसा अनुभव हुआ उस समय? जब साहित्यकार पहली बार रचना में सुनाने के लिए होता है मंच पे, तो श्रोता होते हैं, तो उसके सामने दो प्रकार की स्थितियाँ होती है। एक तो उसे लगता है कि अब श्रोता मेरी बात को सुन रहे हैं तो मुझे जो कुछ मेरे मन में भाव है मैं उसे निसंकोच रूप से कहूँ। दूसरी तरफ उसे ये भी लगता है कि मैं अपनी बात को कहूँगा तो उसको एक झिझक महसूस होती है, क्योंकि वो बंद कमरे में गाना पढ़ना एक स्वच्छंदता होती है, लेकिन जब सामने लोग होते हैं तो एक झिझक सी आ जाती है। और मैं मानता हूँ कि सामने जब अपने ही लोगों को देखते हैं तो झिझक आना स्वाभाविक है। और मैं तो कहता भी हूँ कि महाभारत का महान योद्धा अर्जुन ही अपने लोगों को सामने देखकर तो युद्ध से मना कर देता है और कहता है, हे केशव अहम युद्ध न करिष्यामि, मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन कृष्ण ने उन्हें उत्साह बढ़ाने के लिए गीता का उपदेश दिया, और कृष्ण के इस उपदेश से अर्जुन में आत्मविश्वास आया। मैं मानता हूँ कि वो श्रोता जो ताली बजाते हैं वो एक उत्साह का काम करता है हमारे लिए। पीएल मेघ जी, कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी सर, बिल्कुल। देखिए, पहले मैं कुछ मुक्तक सुनाता हूँ। हाँ, सुनाएं। और साहित्य में एक प्रयोजन होता है, काव्य प्रयोजन। बिल्कुल। हर कवि लिखता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कविता नहीं लिखी जाती। मेरा मानना है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आपका क्या उद्देश्य है, तो मैं क्या बताऊं कि कोई करता कविता से मुझे पहचान मिल जाए, कोई है इसलिए गाता मुझे कुछ दाम मिल जाए। मेरे गाने का मकसद सिर्फ इतना है, लुटे सब कुछ जमाने में सिर्फ ईमान बच जाए, लुटे सब कुछ जमाने में सिर्फ ईमान बच जाए। जो आदमी में इंसानियत है, ईमान है, नैतिकता, वो बचनी चाहिए। और जब तक हमारे अंदर नैतिकता है, मानवीय संवेदना है, तब तक जो कुछ भी नष्ट हो गया उसे हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे हिंदी के कवि है अवतार सिंह पास, उन्होंने लिखा है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना और नैतिकता से हट जाना। तो ऐसा मेरा मानना है। और जैसे मैंने एक और लिखा है कि वर्तमान समय में जो आज हम देखते हैं कि संस्कार किस तरह से धीरे धीरे हमारा जो युवा पीढ़ी है संस्कारों से अलग होती जा रही है, और बड़ी बड़ी बातें फेसबुक पर हम देखते हैं, तरह तरह के मतलब डालते हैं बड़े बड़े उच्च विचारों के, लेकिन हम प्रत्यक्ष में देखते हैं तो वो उन्हें अपना नहीं पाते हैं। तब सुनो, मिले जख्म दूसरों को ऐसा कर्म करते हैं लोग, मिले जख्म दूसरों को ऐसा कर्म करते हैं लोग, पाप छिपाने के लिए धर्म करते हैं लोग, पाप छिपाने के लिए धर्म करते हैं लोग। अनीति अनाचार का थोड़ा भी डर नहीं इनको, अनीति अनाचार का थोड़ा भी डर नहीं इनको, पर माँ बाप की सेवा में शर्म करते हैं लोग, पर माँ बाप की सेवा में शर्म करते हैं लोग। एक जो मेरा लिखा हुआ मुक्तक है कि जो हमारा समाज है उसमें हम देखते हैं कि जो भारतीय नारी है
उसका एक गौरवमय स्थान है। और बड़े बड़े रचनाकारों ने उस पर कविताएं लिखी है। मैंने भी एक मुक्तक लिखा है कि क्या है भारतीय नारी। सुनाइए। तू शक्ति में भवानी है, तू शक्ति में भवानी है, मोहब्बत में दीवानी है। तू तुलसी है आंगन की, फूलों में रात रानी है। यूं तो प्रेम में हंस कर गटकती जहर का प्याला, वरना देश के खातिर तू ही झांसी की रानी है, वरना देश के खातिर तू ही झांसी की रानी है। एक जो वर्तमान स्थितियां हैं आज देश की हम देखते हैं, तो उस पे मैंने एक छोटा सा गीत लिखा है। बिल्कुल सुनाइए। आओ मिल बैठ सभी सुख दुख की बातें कर लिया। मतलब हर आदमी इतना दुखित पीड़ित है कि वो किसी को बता ही नहीं सकता। इसलिए हमारे दुख अगर हम एक दूसरे से मिल बैठ करके जब बांटेंगे तो कम हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हम भी इस चीज़ को मानते स्वीकार करते हैं, वरना गोली पे आ जाएगा। हाँ, वो स्थिति हो जाएगी। तो सुनो, आओ मिल बैठ सभी सुख दुख की बातें कर लिया, नी हताश मनड़ा ने आसासू पूरित कर लिया। आओ मिल बैठ सभी सुख दुख की बातें कर लिया। अब देखो साहब हालात कहीं च न्याय नहीं निर्बल न पीड़ा मन ही मन घुटरी, न्याय नहीं निर्बल न पीड़ा मन ही मन घुटरी। भरिया बजारा वीडियो बन रहा अबला की असमत लुटरी, भरिया बजारा वीडियो बन रहा अबला की असमत लुटरी। अब कोई कन्हैया चीर हरण ना रोक रया, कलयुग का दुशासन नन्ही कलियां नोच रया, कलयुग का दुशासन नन्ही कलियां नोच रया। सत्ता सू कबो है इतनो यानी एक एक कर टपका दो, जो नारी की असमत लूटे सरेआम फांसी पर लटका दो, जो नारी की असमत लूटे सरेआम फांसी पर लटका दो। हालात देखो और कहीं चले। बेरोजगारी का चक्कर व्यू में अभिमन्यु मार्यो जावे। आज को युवा उनकी हालात कहीं चले। बेरोजगारी का चक्कर व्यू में अभिमन्यु मार्यो जावे चे, क्यों अब भी घोड़ी सू दुलो उतार्यो जावे चे। आज सामाजिक यथार्थ हो कि आज़ादी का इतना वर्ष बाद भी जब अपन अखबार में या खबर फटवान में मिला कि फला जगह पर दुलो उतार्यो, तो यह एक सोचनीय विषय है। तब सुनो, बेरोजगारी का चक्कर व्यू में अभिमन्यु मार्यो जावे चे, क्यों अब भी घोड़ी सू दुलो उतार्यो जावे चे। आजाद हुआ जब आपन काई काई सपना देखा चा, सोची ची शोषक होगा ना कोई शोषित होगा, न्याय मिलेगा सबको भारत जन पोषित होगा। पण सारा का सारा सपना आए दिन ही टूट रहा, जाने क्यों अपना ही अपना ने देखो लूट रहा। अब करे पुकार हियो जन जन सू, एक दूजा का सहचर बन जीवन तम हर लिया। आओ मिल बैठ सभी सुख दुख की बातें कर लिया, आओ मिल बैठ सभी सुख दुख की बातें कर लिया। वाह पीएल मेघ जी, बहुत बढ़िया आपने ये सुनाया माइंड भाषा में। आप अध्यापन कार्य करते हैं, फिर भी इतना समय कैसे निकाल पाते
काव्य लेखन के लिए? जैसे अध्यापन के बाद जैसे हमको घर पे समय मिलता है तो हम उसका सदुपयोग करते हैं, और जो पढ़ाते हुए भी जैसे थोड़ी सी भी कोई चीज़ आई हमारे सामने, कोई हल्की सी भी दिक्कत है, तो हम उसे भी कविता के रूप में परिणित करते हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है कि अपनी छोटी सी समस्या होती है बच्चों की, जैसे हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं और बच्चों की एक चीज़ नोट की कि जैसे वो बात कर रहे हैं और आपने जैसे उससे पूछा कि भाई मैं क्या पढ़ा रहा था, तो बोलेंगे हमारे समझ में नहीं आया। मतलब वो स्वीकार भी नहीं करें, कभी कभी यूँ कह देंगे कि गुरुजी हमारे समझ में नहीं आया। तो मैंने इस पर एक मुक्तक बनाया था कि जो बच्चों की स्थितियाँ हैं तो वो क्यों बन जाती है, वो इसलिए बन जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस मूल बिंदु से हटक जाते हैं। और उस पर मैंने लिखा था कि जो बच्चे हैं वो इस बात को कहते हैं कि गुरुजी था पढ़ाते वक्त जिनका ध्यान, मैंने लिखा कि उम्मीदें रखी जिनसे उन्हें वैसा नहीं पाया, उम्मीदें रखी जिनसे उन्हें वैसा नहीं पाया, जैसा भी कहा उसने उसे वैसा भी समझाया। गुरुजी एक बार और बताओ, तो एक बार और बताओ। जैसा भी कहा उसने उसे वैसा भी समझाया, था पढ़ाते वक्त जिनका ध्यान बातों में, मगर अब कह रहे हैं वो समझ में कुछ नहीं आया। तो इसी स्थिति भी कभी कभार हो जाती है। लेकिन उसके बाद हम जैसे ही समय मिलता है, एक्स्ट्रा घर पे मिलता है, तो हम उसमें फिर रचना कार्य करते हैं और उस चीज़ को फिर हम सदुपयोग में लेते हैं पढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो पीएल मेघ जी, आपने जो ये आपके काव्य लेखन में समाज युवाओं के लिए क्या लिखा, क्या मतलब आप देना चाहते हैं? देखो, युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं युवा, और उसको हम समाज की एक जो रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, क्योंकि भारत का भविष्य युवा ही है। और अगर हमारे युवा भटक जाते हैं तो समझो कि देश भटक जाएगा। तो युवाओं से पहला यही संदेश होता है मेरा कि उनका जो नैतिक आचरण, जो नैतिक पतन नहीं हो, वो नैतिकता के उच्च आदर्श पर रहे। और जब वो नैतिकता के ऊपर रहेंगे तो देश में एक अच्छा माहौल बनेगा। हमारी जो बहन बेटियां हैं वो कहीं जाने से कतराएगी नहीं, एक हमें आत्मीयता का भाव होगा कि नहीं अगला मेरा भाई है, वो नहीं सोचेगी, और अच्छा वातावरण होगा, हमें मानवीय संवेदना आएगी। तो ये चीज़ मेरी माननी है कि युवा महत्वपूर्ण जो हैं इस हमारे इस जो जीवन का हिस्सा हैं, और उसमें युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि वो सहृदय रहे, मानवीय संवेदना रहे। आए दिन हम ऐसी खबर पढ़ते हैं, जैसे कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा कि एक बेटे ने अपने पिता को मार दिया प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसा नहीं हो, नैतिक आचरण उच्च रहे, यह मेरा संदेश। आपने अब तक कितने कविताओं का संकलन कर दिया, या किन किन विधाओं में आप लिख रहे हैं? जैसे मैं कविता और यात्रा वृत्तांत, कहानी, इन चीज़ों पे मैं लिखता हूँ। और संकलन तो अभी प्रकाशित तो नहीं हुआ, लेकिन जो छोटी छोटी रचनाएं हैं, मुक्तक है, कविताएं हैं, वो लिखा है मैंने। तो क्या अब संकलन करके कोई कृति, मौलिक कृति निकालना चाहोगे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब निकालेंगे वो अभी। हाँ, आप जो काव्य मंचों पे या कई साहित्य सृजन संस्थाओं से जुड़े हों, तो कोई आपकी बड़ी उपलब्धि रही हो, पुरस्कार या कोई उपलब्धि आपकी बताएं? जैसे मंचों से तो मान सम्मान होता ही है काव्य पाठ के दौरान। उसके अलावा जैसे हमारे यहाँ कोटा से ही जो प्रसिद्ध संस्था है, उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया, जो अपने मोक्षधाम से रिलेटेड जो है राजा राम जी साहब की संस्था है, राजा राम कर्मयोगी, हाँ कर्मयोगी सेवा संस्थान से भी सम्मानित किया गया है। और कहीं पर भी जैसे काव्य पाठ के दौरान तो मिलता ही है, और भी कई सम्मान इस प्रकार से साहित्य के अंदर मिले। पीएल मेघ जी, एक कविता आप और सुनाएं हमारे दर्शकों को। तो सर, एक मेरी कविता है नरेगा पर, जो ये नरेगा चला है गांव में, जो गड्ढे खोदते हैं गांव में, उसके ऊपर ये कविता लगभग 15-16 साल, हाँ नहीं, हाँ ये मान लो 2000 जब 6 में योजना आई थी, तो उसके बाद मैंने देखा समाज में, और इसमें खामियां भी देखी मैंने, बहुत गहनता से वो देखी कि कभी कभार हम देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं मजदूर, कोई लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना।
और फिर बाद में देखा कि जब पैसे आए तो 20-20 रुपये आए हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ मैंने देखी, तो इस पर मैंने कविता लिखी थी कि कभी ये योजना चली न रहेगा तो इसका तो क्या तो उद्देश्य था और इसमें क्या हमारे सामने खामियाँ आई सामने। सुनाए कि देश में गरीबी मिटाबा गताई तो सरकार ने नरेगा योजना चलाई छी, नीमत तो सभी लोगों की भलाई छी। यह योजना चालबासु गरीबी मिट जाएगी, बेरोजगारी हट जाएगी और कम से कम गरीबा की लुगाइयाँ तो काम करेगी, भला इस बड़ा बड़ा की नट जाएगी। भाई मजबूर जो मजदूर है वो तो जरूर काम करेगा, भला इस बड़ा बड़ा की नट जाएगी। अब देखो साहब, जब गांव में पहली बार मस्टोल आओ तो कहीं हाल च कि गांव में जब पहली बार मस्टोल आ गई तो सबका चेहरा पर खुशहाली छागी। गांव में जब मस्टोल आ गई तो सबका चेहरा पर खुशहाली छागी। गरीब का घर सू लेर पटेलन जी भी काम करवा जा रहा च, माथा पर तगारी गोदी में छोरा छोरी ने ला रहा च। अरे रतन देखो तगारी भूल गयो जे तगारी लेबा भाग रियो छे, अरे जाने तो तराई की पहाड़ पर मेड़ो लाग रियो छे। यो दृश्य छे साहब वो गाँव की मस्टोल को सी। अब न्या तक तो कहीं समस्या ना आई, समस्या अब न्या से स्टार्ट हो। देखो साहब कहीं गए समस्या हो कब पहलो दिन तो नाव मिडबा में खट गयो और दूसरा दिन सो काम होबा लाग्यो। कोई ने तो जमर काम करियो और कोई जीव छपाबा लाग्यो। पहलो दिन तो नाव मिडबा में खट गयो, दूसरा दिन सो काम होबा लाग्यो। कोई ने तो जमर काम करियो, कोई जीव छपाबा लाग्यो। नी दर्शक ताई गांव को सोहन भी देख रियो छो, एक सदस्य छो गांव को, वो भी मन ही मन सोच रियो छो। गांव में आयो और बोलियो, अरे काकी मंगली मस्टोल में थारो भी तो नाम छ। या साहब साधन संपन्न लोगों की घरवाली छ काकी मंगली, अरे यार काम करवा ना जाओ तो वो देखो नाम चालो चो खाली उनको। तो नहीं दृश्य बताए गाँव को सोहन भी देख रियो छो, वो भी मन ही मन सोच रियो छो। गाँव में आयो और बोलियो, अरे काकी मंगली मस्टोल में थारो भी तो नाम छ, अरे यो तो गाँव को ही काम छ। देख सब मजदूर काम कर रहा छ, भरी गर्मी में पसीना में झर रहा छ, पण तू कतनी नकटी छ जे दन तो माता पाग्यो और घरा बैठी छ। या कहता है काकी मंगली बोल गई, मन को सारो राज खोल गई। देखो वह कान जाओ, या कहता है काकी मंगली बोल गई, मन को सारो राज खोल गई। अरे सुन सोहन देख मुका न जाऊं, अरे सुन सोहन जो सामने खड़ो चे मेट वो रिश्ता में लागे चे मारो जेठ। अरे सुन सोहन जो सामने खड़ो चे मेट वो रिश्ता में लागे चे मारो जेठ। और मुँह पड़ी हो जाऊं लेट तो भी लगाओगो हाजरी, राल तो उनकी लुगाई वा बर्तन माजरी। तो भी लगाओगो हाजरी, राल तो उनकी लुगाई वा बर्तन माजरी। नी प्रकार से 15 दिन तो दुपलबाजी में बीत गया, तो भी सब बड़ा खुश होया जाना महाभारत को युद्ध जीत गया। एक दिन सेक्रेटरी जी गाँव में आ गया, सब कहता है रुपये की सूचना दे गया। रुपये की खबर सुनता है तो सब खुशी से झूम गया। गाड़ी मोटरा में जगह कोई न ची तो ओटा टेम्पू का ही लूम गया। पण सरकार की भी देखो रे काई गजब की माया छे, बैंक में तोल पाड़े तो सबका खाता में 10-10 रुपया आया छे। बैंक में तोल पाड़े तो सबका खाता में 10-10 रुपया आया छे। अब साहब नी जो योजना में ची तो नी में जो मूल व्यक्ति चो जो नी के ऊपर निर्भर चो उनका घर की हालात काएं वही नी के ऊपर अंतिम पंक्तियाँ छे। यही कविताओं को संदेश छे। 10 रुपये की खबर सुनता है रतन को तो चेहरो उतर गयो। यो गरीब जरूरतमंद आदमी छे। 10 रुपये की खबर सुनता है रतन को तो चेहरो उतर गयो, जाने तो कोई नींद में मूछा उतर गयो। अरे वो तो सौदा सामान की लिस्ट भी लारा लायो छो, छोरा छोरियाँ सु आंबा करिए कि खर आयो छो। पण उनका तो सब कल्पना का खिलौना टूट गया, मन का लाडू मन में ही फूट गया। नी प्रकार से एक गरीब को हलाल हो रियो छे, देश को बड़ो ही बुरो हाल हो रियो छे। तो भी एक जरूरतमंद आदमी की घरवाली काम करवा जा रही छे और हाथ में 10 को नोट ले रही या खर्च काका जेब की मस्टोल खदेक आ रही छे, काका जेब की मस्टोल खदेक आ रही छे। मेघ साहब बहुत अच्छी आपने कविता सुनाई। ये थे हमारे साथ पीएल मेघ कवि कापरेन से पधारे। इन्होंने इनके द्वारा जो लिखा काव्य लेखन आप तक पहुंचाया और कई इनका जो संकलन है ये जल्दी एक पुस्तक के रूप में लाना चाहेंगे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत नमस्कार, धन्यवाद।